हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना यूनिट 10 इंटरनल ट्रेड। ओके, उस यूनिट में हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड का डेफिनेशन, उसके इम्पोर्टेंस, फीचर्स, नेचर एंड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट 11 और हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, यूनिट 10 में हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया कि अगर इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है तो गवर्नमेंट के द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड को कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि विद इन अ कंट्री एक बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, कंज्यूमर के डिमांड्स को पूरा किया जा सके, कंज्यूमर के नीड्स को पूरा किया जा सके, और मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक कैसे एक प्रोडक्शन चेन को हम लोगों ने या डिस्ट्रीब्यूशन चेन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रेड के बारे में, लेकिन वो ट्रेड कंट्री के अंदर नहीं होगा, यानी केवल इंटरनल ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि जब एक कंट्री के अंदर एक ट्रेडर जब दूसरे ट्रेडर के साथ डील करता है, या मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल आउट करता है, या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को पास आउट करता है, होलसेलर रिटेलर को पास करता है, और फाइनली उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक रीच करवा दिया जाता है। तो ये सारा पार्ट हमारा इंटरनल ट्रेड में काउंट होता है, क्योंकि जितनी सारी स्टेप्स है या प्रोसीजर है वो सारा कंट्री के अंदर फॉलो हो रहा है, अंदर पूरा किया जा रहा है। लेकिन जब यही प्रोसीजर एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को या तो सेल कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री का एक लिमिट होता है, एक जोग्राफिकल एरिया होता है, एक बाउंड्री होता है जो उस देश का लिमिटेशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं, तो हमारे घर का एक कैंपस होता है। ये जो बाउंड्री है ये क्या डिफाइन करता है कि ये हमारा लिमिट है। फॉर एग्जांपल, ये ए का घर है, तो ए का घर है तो ए का क्राइटेरिया कहाँ तक है, बस यही है। ए अगर कुछ भी काम करेगा तो वो इस बाउंड्री के अंदर काम करेगा। ये बगल में बी रहता है, तो बी का जो बाउंड्री है वो ये है, तो बी अगर कोई फंक्शन करता है या कोई काम करता है या कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो इसी बाउंड्री के अंदर ही परफॉर्म करेगा। ए ऐसा है नहीं कि ये इसको तोड़ करके यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, इसका जो लिमिटेशन है, इसका जो बाउंड्री है, बस वो यही है। उसी तरीके से हर देश का क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल लिमिट होता है, बाउंड्री होता है जो उसके दायरे को निर्धारित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंट्री है, अगर उसका एक बाउंड्री है तो बस वो यही बाउंड्री के अंदर ही अपने ट्रेड को करेगा तो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। अगर बाउंड्री के बाहर जाके ट्रेड करेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस वैसा बिजनेस है जहाँ पर गुड्स को परचेज किया जाता है या गुड्स को सेल किया जाता है, लेकिन ये जो व्यापार होगा ये एक देश और दूसरे देश के बीच में होगा। एक देश के ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर के साथ जब व्यापार करेंगे तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के नेचर क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड इन्वॉल्व टू कंट्रीज। जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा या ट्रेड होगा तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके,
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर दो ट्रेडर हैं और उनके बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड में काउंट होगा, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट नहीं करेंगे। जब व्यापार एक कंट्री के और दूसरे कंट्री के बीच में होगा तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट होगा। ये इसका नेचर है कि यहाँ पर दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक दो कंट्री आपस में मिलकर व्यापार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट नहीं होगा। द मेन फीचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आर, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, तो लेट्स सी इसमें हम लोग दो फीचर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज इन इंटरनेशनल बिजनेस, मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड। कम से कम कितनी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट अनिवार्य है? 2 कंट्री का। ओके, अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर तो इंडिया अगर यूएसए के साथ ट्रेड करेगा तो कम से कम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो पहली कंट्री हमारी हो गई इंडिया, दूसरा हो गया यूएसए। तो दोनों देश अगर मिल करके आपस में बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर काउंट होगा इंटरनेशनल बिजनेस। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री कैन ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। इसे हम और क्या बोल सकते हैं? एक तो हमने जाना कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, दूसरा वर्ड हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल ट्रेड भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री के बियॉन्ड हो रहा है, कंट्री के बाहर हो रहा है, बॉर्डर्स को क्रॉस करके ट्रेड किया जा रहा है। जब भी किसी भी देश के बॉर्डर्स को क्रॉस करके ट्रेड किया जाएगा तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में ही काउंट होगा। तो इन्वॉल्वमेंट 2 कंट्री का होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा, उसके बाद बॉर्डर को क्रॉस करके, और इसे हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट जो होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, हर देश का एक अपना करेंसी है। इंडिया में रुपया चलता है, यूएस अमेरिका में डॉलर चलता है, तो इसी प्रकार हर देश का एक अपना करेंसी होता है। पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी। ओके, ईच कंट्री, हर देश का क्या है, एक अपना करेंसी है। पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स यानी जो गुड्स हम मंगवा रहे हैं, ओके, गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। दोनों ही कंडीशन में फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया जाएगा, या अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जो पेमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस के टाइप्स कितने हैं? तो इसमें हम लोगों को 3 टाइप याद रखना है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ओके, तो लेट्स सी कि इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड हम किसे बोल सकते हैं? व्हेन अ ट्रेडर, जब ट्रेडर ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री, ओके, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से किसी प्रोडक्ट या गुड्स को खरीदता है तो वो इंपोर्ट ट्रेड में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया है, इधर यूएसए है। ओके, अगर इंडिया ने यूएसए से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, यानी यहाँ का प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो ये क्या होगा, इंडिया के लिए इंपोर्ट होगा, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को मंगवा रहा है, प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। तो जब एक देश का ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर से उसके देश में बने हुए प्रोडक्ट को परचेस करता है, गुड्स को परचेस करता है और वो अपने देश में मंगवाता है, तो वो कहलाएगा इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपोर्ट ट्रेड। When a trader of a country sell goods to the trader of other countries, it is called export trade. जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को एक प्रोडक्ट सेल आउट करता है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। सेम कंडीशन पर हम लोग बात कर लेते हैं।
अगर इंडिया ने यूएसए से कोई प्रोडक्ट मंगवाया है तो वो इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कहाँ से करवा रहा है? तो यूएसए से करा रहा है। तो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एक्सपोर्ट करेगा यूएसए। तो यूएसए कौन सा टर्म यूज करेगा? तो एक्सपोर्ट ट्रेड यूज करेगा। इंडिया कौन सा टर्म यूज करेगा? इंपोर्ट वर्ड यूज करेगा। जब इंडिया अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स को यूएसए सेंड करेगा तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। एक साइड तो उसने मंगवा लिया तो इंपोर्ट हो गया। जब अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को यूएसए में सेल आउट करेगा या यूएसए के ट्रेडर को सेल आउट करेगा तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड में काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरपोर्ट ट्रेड। व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल सेम गुड्स टू अनदर, इट इज नोन एज इंटरपोर्ट कंट्री। जब एक ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर से कोई प्रोडक्ट परचेस करता है और सेम प्रोडक्ट को किसी और देश को सेल आउट कर देता है। ओके, सेम एग्जाम्पल पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इंडिया यूएसए, ठीक है। इंडिया ने एक प्रोडक्ट परचेस किया। कहाँ से किया? यूएसए से किया। तो क्या किया? परचेस किया। देन इसी प्रोडक्ट को, इसी गुड्स को इंडिया ने श्रीलंका को सेल कर दिया। ओके, मंगवाया कहाँ से? यूएसए से। इंडिया ने मंगवाया तो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया? इंपोर्ट किया। यूएसए ने एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने इंपोर्ट किया। सेम प्रोडक्ट को या सेम गुड्स को इंडिया ने श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से उस प्रोडक्ट को परचेस करता है और सेम गुड्स को, यानी उसमें कुछ वो चेंजेस नहीं करेगा, सेम प्रोडक्ट को, सेम गुड्स को दूसरे देश को सेल आउट कर देगा, तो वो कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसमें हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के इम्पोर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड करने का फ़ायदा क्या होता है? अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्यों इंटरनेशनल ट्रेड को आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रॉ मटेरियल हर देश में उपलब्ध नहीं होता है। कोई ना कोई देश किसी न किसी देश से वो प्रोडक्ट परचेस करता है, कोई देश उसे सेल कर रहा है, कोई देश उसे परचेस कर रहा है। तो सेलिंग एंड बाइंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है और इससे कंट्री को क्या फ़ायदा होता है और फर्म्स को क्या फ़ायदा होता है? अगर दोनों के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसमें बिजनेस को इन्हांस करना होगा। बिजनेस अगर हो रहा है तो कैसे वहाँ पर और बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा करके उस बिज़नेस को डेवलप करेंगे। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट का, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जॉब मिलेगा, अर्निंग का एक ज़रिया बनेगा। कब? जब हम बिज़नेस को बढ़ावा देंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प हिम स्ट्रेथिंग द इकोनॉमिक रिलेशन अमंग नेशंस। नेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और उससे जो उनका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक रिलेशन अमंग नेशंस। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा। एक अच्छा रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगा जब दोनों मिल करके आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए का घर ये है और बी का घर ये है, दोनों अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन कभी अगर ए को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा? वो बी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है वो इसका नेबर है, पड़ोसी है।
सेम कंडीशन अगर बी के साथ लागू होता है, बी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो किसके पास आएगा, वो ए के पास आएगा। तो एक दूसरे को ये हेल्प तब कर पाएंगे जब इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। उन्हें पता होगा कि अगर हमने बी को सपोर्ट नहीं किया या बी ने ए को सपोर्ट नहीं किया तो आपस में तो उन्हीं दोनों को वहाँ पर रहना है ना। तो नीड के टाइम पर, ज़रूरत के टाइम पर कोई बाहर वाला तो नहीं आएगा, बगल वाले ही हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से जब हम बिजनेस करते हैं किसी दूसरे देश के साथ, यानी एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करता है तो व्यापार करने के साथ साथ एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एक रिलेशनशिप बनता है ना, एक संबंध बनता है, जिससे क्या होता है, अगर किसी देश को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो उस समय जो उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है, जिसके साथ वो लंबे समय से व्यापार करता चला आ रहा है, तो उस टाइम पर वो उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इससे फ़ायदा किसको होगा, दोनों ही देश को होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज जिसे ज़रूरत पड़ा है और जो हेल्प कर रहा है कल को उसे आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल उसे भी हो सकता है। तो वो टाइम का बात है। ओके, दीज बिजनेस हेल्प अदर नेशन बाय एक्सपोर्टिंग देम गुड्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो हेल्प करता है कि एक देश दूसरे देश के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। दीज बिजनेस हेल्प क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है अदर नेशंस को। कैसे हेल्प कर रहा है, बाय एक्सपोर्टिंग, गुड्स को क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, देम गुड्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, जो उनका रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, श्रीलंका है, ओके, इंडिया अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, उसके बाद जो गुड्स बच रहा है या जो श्रीलंका का रिक्वायरमेंट है वो उसे क्या कर रहा है, सेंड कर दे रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, किसके रिक्वायरमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो रिक्वायरमेंट श्रीलंका का है तो श्रीलंका में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि इंडिया ने अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट श्रीलंका में डिमांड है, जिस प्रोडक्ट का श्रीलंका में डिमांड किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, या श्रीलंका का जो नीड है, वहाँ के कंज्यूमर का जो नीड है वो एक्सपोर्ट के द्वारा उसे पूरा करवाया जा रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होंगे, जब हमारा बॉन्डिंग अच्छा होगा। एक तो हम बढ़ावा दे रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस को अमंग नेशंस, एक दूसरे के बीच में, देन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर के रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पर इंडिया का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर श्रीलंका का रिक्वायरमेंट है। पूरा कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, थ्रू एक्सपोर्ट के थ्रू पूरा कर रहा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग कंट्रीज। और ये क्या डेवलप करता है, बेटर म्यूचुअल, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, यानी एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे एक दूसरे को तो क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं। इंडिया ने देखा कि अगर हम अपना रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और जो सरप्लस प्रोडक्ट बच रहा है उसको हम कहाँ सेंड कर रहे हैं, जिस देश में उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी श्रीलंका में उस प्रोडक्ट का डिमांड है, तो श्रीलंका में अगर हम उस प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। आप बोलोगे कि नहीं ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर श्रीलंका पेमेंट कर रहा है, हो सकता है कि इंडिया ना दे, बात केवल पैसा का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो, यानी भविष्य में अगर हम बहुत ज़्यादा और डेवलप कर पाए या श्रीलंका बहुत ज़्यादा और डेवलप कर गया तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार बाइक चलता है, बाइक में दोनों चक्कों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक को अगर हम निकाल देंगे तो शायद सिंगल व्हील से या सिंगल चक्के से बाइक को चलाना मुश्किल हो जाएगा या नहीं चलेगा। उसी प्रकार अगर हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में से रिलेटेड जितने अदर
कंट्रीज़ हैं, अगर उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाएंगे। अच्छे से तब रह पाएंगे जब हम अदर कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड कर पाएंगे। अगर ए यहाँ रहता है, बी यहाँ रहता है, अगर इन दोनों का आपस में नहीं बनता है तो क्या ये दोनों शांति से रह पाएंगे? हर दिन कुछ ना कुछ इशू होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों जो हैं वो कभी भी डेवलपमेंट की ओर नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार जहां हम इंडिया की बात करते हैं या अदर कंट्री की बात करते हैं, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो वो दोनों जो हैं वो डेवलप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अमंग कंट्रीज ड्यू टू विच दे आर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, जब भी चीज़ों का ज़रूरत होगा या जब भी नीड्स होगा, उस नीड के टाइम पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, अंडरस्टैंड करना, रिक्वायरमेंट को पूरा करना, तो ये सारा कुछ तब पॉसिबल होगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होंगे। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस इंटरनल ट्रेड पर करे और एक्सटर्नल ट्रेड की वो बात ही ना करे तो क्या हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे? नहीं। आज अगर हम देखेंगे कि आफ्टर एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एक मार्केट स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। चाहे हम पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें, इकोनॉमिकल चेंजेस की बात करें या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो हर फील्ड में हमें कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट देखने को मिला है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो आज के कंज्यूमर का डिमांड है वो ज़्यादा है, कंज्यूमर अवेयर है, कंज्यूमर प्रीफर करता है वैसे प्रोडक्ट को जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पहुंचाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स हर ट्रेडर या हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा डेवलप करें और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स टू कंट्रीज। अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो उसका बेनिफिट्स किनको मिलेगा? एक तो कंट्री को मिलेगा, दूसरा फर्म को मिलेगा। फर्म वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स टू कंट्रीज। इससे कंट्रीज को क्या बेनिफिट्स या लाभ होता है? इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तभी तो पेमेंट रिसीव किया जाएगा या पेमेंट किया जाएगा किसमें? इंटरनेशनल करेंसी में, तो फॉरेन एक्सचेंज विच कैन एदर लेटर यूज फॉर मीटिंग द इम्पोर्ट ऑफ अदर गुड्स। अगर इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड किया है तो श्रीलंका उसे किस में पे करेगा? फॉरेन करेंसी में पे करेगा। तो इंडिया के पास क्या आ रहा है? फॉरेन करेंसी आ रहा है। अब वो फॉरेन करेंसी अपने पास रखेगा। अब जब इंडिया को किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा? इंडिया इंपोर्ट करेगा। तो वो उस पैसे को, उस चीज़ को क्या करेगा? वो यूज़ कर सकता है। तो एक लाभ किसको हुआ? कंट्री को हुआ ना, कि एक जब उसने इंपोर्ट किया तो उसके पास पैसा आया, फॉरेन करेंसी आई, फिर अगर उसे किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो वो उसी के थ्रू उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। इंटरनेशनल बिजनेस में ये भी देखना है कि वो देश वही बनाएगा जो वो बनाने में सक्षम है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेटर कर सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है जिस भी प्रोडक्ट को वो बना रहा है। मोर इफिशिएंटली एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन और टू जनरेटेड विद अदर कंट्रीज टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। ओके, यहाँ देखना है कि अगर एक देश बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट बना रहा है और वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो सरप्लस को वो क्या करेगा? उस देश में सेंड कर देगा, उस देश को वो बेच देगा, उस देश को वो सेल कर देगा जिस देश को उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो आप या वो देश वही बनाए जिसको वो बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ताकि जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज है वो कम से कम हो पाए और मैक्सिमम उसका यूज़ हो पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हो पाए, रॉ मटेरियल हो पाए, जिसके तहत
जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मिनिमम होगा, कम से कम होगा। एक्सपोर्टिंग एंड फ्लोरिशिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। ओके, इस तरीके से क्या होगा कि एक्सपोर्टिंग एंड फ्लोरिशिंग होगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे, इन्हांस भी करेंगे, ताकि जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड तब करेगा जब वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और सरप्लस अमाउंट को वो दूसरे देश में सेंड कर रहा है ना, या दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने देश में मंगवा करके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवा रहा है। अगर मान लेते हैं कि अपने ही देश के रिक्वायरमेंट को वो पूरा करके सरप्लस अमाउंट को वो सेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इंडिया में 100 गुड्स का रिक्वायरमेंट है, 100 मार्कर का डिमांड है, फॉर एग्जांपल मार्कर का। ओके, इंडिया बना रहा है कितना, 120, तो एक्स्ट्रा जो 20 आ रहा है वो क्या करेगा, सेंड कर देगा अदर कंट्री में, जिस कंट्री में उसका रिक्वायरमेंट है। अब जो एक्स्ट्रा 20 आ रहा है तो उसको बनाने के लिए और भी लोग चाहिए, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा और एक्स्ट्रा को वो क्या कर देगा, अदर कंट्री में सेल आउट कर देगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट अंडर बेनिफिट्स ऑफ कंट्री इज due to international business, people in the world community are able to consume and enjoy a higher standard of living। अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना हो, केवल देश अपना प्रोडक्शन करे और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, तो उससे क्या, किसी भी कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने की संभावना होगी। तो फिर वहाँ पर जो मार्केट होगा वो डोमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोडक्शन हाउस के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे और कंज्यूमर के पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो यहाँ पर जब कंज्यूमर के पास ऑप्शंस होगा, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। वो ये चाहेंगे कि हम मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाए, कम से कम हमारा लागत हो, कॉस्ट हो, और हम एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर पाए, ताकि कंज्यूमर उसके बदले में जो पे करे उसे उसका उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम पर, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म में आ गया है, एक मार्केट हो गया, एक स्टोर हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं जब वो किसी भी देश का हो। ओके, तो ये ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, और इससे लाभ किसको होगा, देश को हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, नेचर, टाइप्स और इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सेम यूनिट का डिस्कस करेंगे। ओके।